मैं पवन सर आज आप लोगों को लाइफ प्रोसेस का पार्ट नंबर 2 पढ़ाएंगे। पार्ट नंबर 1 में मैं आशा करता हूँ आप लोग जो चीज़ पढ़े हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को पार्ट 1 में पढ़ाया गया कोई भी टॉपिक अगर समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं पुनः उसे वीडियो बनाकर आपको समझा देंगे। तथा साथ ही आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है, उस पर कमेंट कर जो भी सॉल्यूशन चाहते हैं आप पा सकते हैं। आइए आज पार्ट नंबर 2 में हम लाइफ प्रोसेस के क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं देखते हैं। पहला टॉपिक है हमारा जंतुओं में विषम पोषक के पद, दूसरा मनुष्य के आहार नाल में पाचन, जो मुख्य रूप से यह बोर्ड के एग्जाम के लिए क्या है इम्पोर्टेंट है, जिसमें मनुष्य के आहार नाल में पाचन ही बोर्ड में ज्यादातर पूछता है। यह हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जिसके अंतर्गत मुख में पाचन, अमाशय में पाचन, ग्रहणी में पाचन, छोटी आंत में पाचन और बड़ी आंत में पाचन के बारे में हमें पढ़ना है। तो हम चलते हैं सबसे पहले मनुष्य के विषम पोषक के पद। मनुष्य में विषम पोषक के पद क्या क्या है तो देखा जाए तो जंतुओं में विषम पोषक के जो पद है यह पहला अंतःग्रहण है। क्या है? अंतःग्रहण, अर्थात भोजन को मुख तक ले जाना। कोई भी जीव अगर वो विषम पोषक जीव है तो सबसे पहले भोजन को अपने कहाँ ले जाएगा? मुख तक ले जाएगा। चाहे वो एक कोष की जीव अमीबा हो, चाहे बहुकोष की जीव हाथी हो, या फिर हम मानव हो, मेढक, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, कुछ भी हो, सब विषम पोषक जंतु अपने भोजन को सबसे पहले कहाँ ले जाते हैं? अंतःग्रहण करते हैं, अर्थात वह भोजन को मुख तक ले जाते हैं। अंतःग्रहण करने के बाद पहला टॉपिक जो है अंतःग्रहण है। अंतःग्रहण करने के बाद वह भोजन को क्या करते हैं? पाचन करते हैं, भोजन का पाचन करते हैं। हमने कहा कि जितने भी विषम पोषक जंतु होते हैं सबसे पहले भोजन को अंतःग्रहण करते हैं, अर्थात मुख में ले जाते हैं, उसके बाद भोजन का पाचन करते हैं। भोजन का पाचन होने के बाद हम पार्ट 1 में बताए थे, पाचन होने के बाद भोजन का क्या होता है? अवशोषण। क्या होता है? अवशोषण होता है। और भोजन का अवशोषण होने के बाद क्या होता है? तो भोजन का अवशोषण होने के बाद लीवर भोजन का अवशोषण होने के बाद जब भोजन रक्त में मिल जाता है तो लीवर के आदेशानुसार वह पूरे कोशिकाओं में, जहाँ जिस कोशिका को जैसे जरूरत होती है, पूरे कोशिकाओं में अवशोषित भोज्य पदार्थ को भेज दिया जाता है। और भेजने के बाद वह कोशिका में जाकर विलीन हो जाती है। जो भी अवशोषित भोजन है वह कोशिका में जाने के बाद क्या होती है? उसके अंदर विलीन हो जाती है, कोशिका के अंदर मिल जाती है। तो उस घटना को, उस क्रिया को हम कहते हैं स्वांगीकरण, अर्थात पचे हुए भोज्य पदार्थ का कोशिका में विलीन होना, कोशिका में मिल जाना कहलाता है स्वांगीकरण। और स्वांगीकरण के बाद हम कह सकते हैं कि जो अपचित भोजन है उसका हम लोग क्या कर देते हैं? उत्सर्जन। क्या करते हैं? उत्सर्जन। इस चैप्टर में हम सारे उत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे। केवल तो आप लोग अंतःग्रहण समझ गए, पाचन समझ गए, अवशोषण समझ गए, स्वांगीकरण समझ गए और साथ ही उत्सर्जन। इसके बाद हम चलते हैं मेन टॉपिक जो हमारा बोर्ड एग्जाम के नज़र से, बोर्ड एग्जाम के टॉपिक से इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, बाकी का PDF हम डिस्क्रिप्शन में दे दिया करेंगे। अगला टॉपिक हमारा मनुष्य के आहार नाल में पाचन। अगला टॉपिक क्या है? मनुष्य के आहार नाल में पाचन। तो मनुष्य के आहार नाल में पाचन की हम बात करें तो वह मनुष्य हो या कोई भी जीव का जो पाचन शुरुआत होता है वह मुख से ही होता है। कहाँ से होता है? मुख से। तो सबसे पहले मनुष्य के आहार नाल में पाचन, तो हमने कहा कि अंतःग्रहण क्रिया के बाद भोजन मनुष्य के मुख में पहुंचने के बाद सबसे पहले जो भोजन का पाचन होता है वह मुख में होता है। तो हम कह देंगे मनुष्य भोजन का
मुख में पाचन, भोजन का मुख में पाचन, यानी मेरा इस मनुष्य के आहार में पाचन के अंतर्गत जो पहला टॉपिक है मनुष्य का मुख में पाचन। सबसे पहले हमारे मुख में ही भोजन का पाचन होता है। आइए हम समझे कैसे। हमने कहा पहले वीडियो में बताया था कि पाचन का मतलब क्या होता है। तो पाचन का मतलब वास्तविकता में होता है कि अघुलनशील और जटिल भोज्य पदार्थ को सरल और घुलनशील भोज्य पदार्थों में बदल देना ही पाचन होता है। जैसे अगर हम लोग मान लीजिए क्या हम चावल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, तो क्या वह चावल और रोटी जल में घुलने के लायक है? नहीं है। लेकिन उस चावल और रोटी को हम अपने दांतों से कुतड़ कुतड़ कर छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, फिर पेट में जाके और कई क्रियाएं होती हैं तो वो क्रिया होने के बाद वह जो हम भोजन ठोस अवस्था में भोजन किए हैं, जो हम भोजन चावल दाल खाए हैं, वह अब जल में घुलने के लायक हो गया, पूरा घुलनशील बन गया है, उसे ही हम पाचन बोलते हैं। एक चीज टॉपिक सॉरी हम भूल गए, हम बता दे रहे हैं आप लोग को। पाचन दो होती है, थोड़ा देख लीजिए। एक होती है भौतिक कह सकते हैं हम, यांत्रिक पाचन, और एक कह सकते हैं रासायनिक पाचन। थोड़ा छूट गया, पहले समझ लीजिए। यहाँ पे जो मनुष्य में जो पाचन होगी वो दो होगी, एक होगा यांत्रिक पाचन और दूसरा हमारा होगा रासायनिक पाचन। दूसरा हमारा क्या होगा? रासायनिक पाचन। तो यांत्रिक पाचन क्या होता है? तो हम यांत्रिक पाचन को कह सकते हैं कि ध्यान दीजिए, जैसे हमने भी कहा कि मुख में भोजन को हम दांतों से कुतरते हैं, तो अगर हम उसे दांतों से कुतड़ रहे हैं, चबा रहे हैं, तो यह यांत्रिक पाचन हुआ। कौन सा पाचन हुआ? क्योंकि इसमें किसी भी एंजाइम का कोई कार्य नहीं है, केवल हम इसको क्या कर रहे हैं, दांतों से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहे हैं, तो यह पाचन यांत्रिक हुआ। साथ ही भोजन पेट में जाने के बाद पेट में भोजन ऐसे ऐसे मथता है, हमारे पेट को भोजन को ऐसे ऐसे मथ कर उसे गुत्थी के रूप में बदलता है, तो यह भी कौन सा पाचन हुआ? यांत्रिक पाचन हुआ। और इसके अलावा हमारे पेट में रासायनिक पाचन होता है। तो रासायनिक पाचन जैसे लार में एंजाइम करती हैं, पेट में भी कई एंजाइम पाई जाती हैं, तो वह एंजाइम इस भोजन को तोड़ने में मदद करता है, सरल अणुओं में बदलने में मदद करता है, उसे हम बोलते हैं रासायनिक पाचन। इसको हम समझ सकते हैं। घर में कभी देखते हैं आप लोग मम्मी छोला बनाती हैं, तो मटर का छोला जब मम्मी बनाती होंगी तो मटर गलता नहीं है, मटर जल्दी गलता नहीं है, तो मटर को हम आग लेकर गला रहे हैं, ये हुआ भौतिक पाचन। लेकिन उसके बाद भी मटर नहीं गलता है, तो हम क्या कर देते हैं, उसमें सोडा मिला देते हैं। सोडा मिलते ही हम लोग देखते हैं कि हम लोग का जो छोला मटर होता है पूरा गल जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो गर्म करना हुआ यांत्रिक, लेकिन वहीं पे अगर मटर को हम क्या कर रहे हैं, एंजाइम डाल दे रहे हैं, तो एंजाइम रासायनिक क्रिया करता है और दोनों क्रिया मिलकर उसका पाचन अच्छे से कर देती है। तो जिस प्रकार से हमारे घर में छोला बनता है तो उसमें सोडा भी डाल देते हैं हम लोग, तो हमारा जो छोला होता है, मटर होता है, वो अच्छे से गल जाता है। उसी प्रकार हमारे जो पेट में भोजन का पाचन होता है, यांत्रिक और रासायनिक, अर्थात दांतों से कुतड़कर पेट के एंजाइम को मथना और साथ ही कई एंजाइम के कार्य द्वारा भोजन का पाचन होता है। तो ये समझ में आ गया होगा कि भोजन का पाचन कैसे होता है, यांत्रिक और रासायनिक दोनों क्रिया से। तो हम आते हैं मुख में पाचन थे। तो हमने कहा कि भोजन का पाचन शुरुआत कहाँ से होता है? मुख से। तो शुरू देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले अगर हम एक भी निवाला जब मुख में हम ले जाते हैं तो सबसे पहला काम दांतों से कुतरते हैं। यानी हमने कहा कि सरल छोटे टुकड़ों में तोड़ना ही पाचन होता है। तो दांतों में इतना बड़ा निवाला गया, हम दांतों से तोड़ रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं छोटे टुकड़ों में, तो पाचन शुरू हो गया। अर्थात भोजन का पाचन मुख से ही शुरू होता है। तो देखिए, जैसे ही हम दांतों से कुतरते हैं उसी समय हमारी मुख में लाल ग्रंथियां होती हैं। एक कर्णवृत्त होता है, अधोअनु और अधोजीवा, 6 ग्रंथियां अर्थात जोड़े में 3 होती हैं और संख्या में 6 होती हैं। तो जब हम पूछते हैं तो हमारे मुख में लार ग्रंथियों से लार निकलता है और वह लार भोजन को या रासायनिक पाचन क्रिया मुख में ही शुरू कर देती हैं। अर्थात हमने देखा कि हमारे मुख में भी दो पाचन दोनों हो रहा है। दांतों से कुतड़ रहे हैं तो भौतिक क्रिया, और मुख में लार निकल रहा है। मुख से क्या निकल रहा है? लार निकल रहा है। तो ध्यान दीजिए, मुख से क्या निकल रहा है? लार निकल रहा है। और इस लार में 3 एंजाइम पाई जाती हैं जो भोजन को पचाने में मदद करती हैं। पहला एंजाइम हमारा है टाइलिन। क्या है? टाइलिन। ये कंपटीशन में भी पूछता रहता है।
दूसरा एंजाइम हमारा लाइसोजाइम, क्या है, लाइसोजाइम। और तीसरा एंजाइम बाबू हमारा जो है वह क्या है, लिंगुअल लाइपेज, क्या है, लिंगुअल लाइपेज। अगर हम बात करें तो लिंगुअल लाइपेज से काम होता है। तो देखिए हमने कहा कि टाइलिन, लाइसोजाइम और दूसरा होता है लिंगुअल लाइपेज। टाइलिन में काम होता है या मंड होता है, जो भोजन हम किस रूप में करते हैं, मंड के रूप में। क्योंकि पौधे जितने भी होते हैं, चाहे हम दाल खाएं, चावल खाएं, सेब खाएं, अनार खाएं, उसमें सब कुछ तो पाया जाता है विटामिन, लेकिन पौधे अपना भोजन किस रूप में रखते हैं, मंड के रूप में रखते हैं। तो हम तो पौधे से ही भोजन लिए, यानी हम भी मंड ही खाए। तो पौधे से हम जब मंड लिए तो उस मंड को टाइलिन एंजाइम क्या करता है, मंड को किसमें बदलता है, सरल शर्करा में बदलता है। किसमें बदलता है, सरल शर्करा में। अर्थात यह हमारा मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन बन गया कि टाइलिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है, तो लार में। दूसरा ये यहाँ से क्वेश्चन बन गया कि टाइलिन एंजाइम में वर्क क्या है, फंक्शन क्या है। तो टाइलिन एंजाइम में काम क्या है, मंड को शर्करा में बदलना। दूसरा दिया लाइसोजाइम, क्या दिया है, लाइसोजाइम। ये हम लोग का पहरेदारी करता है। लाइसोजाइम जो भी हम भोजन करते हैं, यदि वह भोजन में बाहर से कोई छोटे जीवाणु अगर आते हैं, तो लाइसोजाइम एंजाइम का काम होता है उन जीवाणु को खत्म करना। ये हमारे मुख में पहरेदार की तरह काम करता है, किसी जीवाणु को अंदर जाने नहीं देगा। तो ध्यान दीजिए, लाइसोजाइम का काम क्या है, बाहर से आए जीवाणुओं को नष्ट करना, बाहर से आए जीवाणुओं को नष्ट करना। किसका काम है बाबू, लाइसोजाइम का काम है। अब ध्यान दीजिए, अब इसका मतलब नहीं है कि हमने कह दिया कि बाहर से जीवाणु आते हैं तो लाइसोजाइम खत्म कर देता है, तो हम लोग बिना हाथ धुले खाए कुछ भी खाए, मेरे मुंह में तो पहरेदार है। लेकिन हर पहरेदार का एक लिमिट होती है, वो उस लिमिट से अधिक कोई कार्य नहीं कर सकता। तो समझ गए होंगे, ये भले से है लेकिन हमें सावधानी बरतनी चाहिए, हमेशा हाथ धुल के साफ सफाई से रहना चाहिए। अगला क्या है, लाइसोजाइम के बाद आता है लिंगुअल लाइपेज। जहां लाइपेज नाम आ गया तो समझिए एक लाइपेज वसा का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, वसा का। तो लिंगुअल लाइपेज वसा का पाचन, किसका पाचन करता है, वसा का पाचन करता है। तो ये लार में हमारे 3 एंजाइम पाई जाती हैं। अब ध्यान दीजिए, जब हम भोजन को अच्छे से मुख में कुतरेंगे तभी लार हमारे भोजन में अच्छे से मिलेगी, और जब अच्छे से मिलेगी तभी सारी एंजाइम क्रिया करेंगी। नहीं तो अगर हम जल्दी से भोजन को बिना कुतरे निकल गए तो न तो भोजन में लार अच्छे से मिला और न दांत उसे अच्छे से कुतड़ पाया। तो इसीलिए हमें पेट के रोगी बनते हैं, पेट में दिक्कत होती है। क्योंकि आप लोगों ने घर बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब हम खाना चबा के नहीं खाते तो कहते होंगे कि दांतों का काम जब आंतों को करना पड़ेगा तो पेट में तकलीफ होगी। यानी दांतों का काम आंतों करने का मतलब क्या है कि भोजन तो आप कैसे भी कर लीजिए, मत कुतरिए उसके भोजन। बहुत लोग क्या करते हैं, जल्दी में भोजन को खाते हैं, निकल जाते हैं। तो क्या उनका भी पेट में पाचन होता है, भले से हम ना पूछें, उनका भी पेट में पाचन होगा। लेकिन जब ऐसे वो बार बार करेंगे तो उनके पेट में तकलीफ होगी और धीरे धीरे पेट में कई सिस्टम खराब हो जाएंगे, जिससे उन्हें गैस और ऐसी कई बीमारियां हो जाएंगी। इसलिए भोजन को कुतरने खाना चाहिए। कुतरने से क्या लाभ है, पहला कि जो काम आंत कर रही है वह काम आंत नहीं दांत को करना चाहिए। यानी दांत अगर अपना काम कर देगा, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में कुतर देगा, तो आंतों को भोजन पचाने में आसानी रहेगा, जिससे हमारे पेट में कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा जब हम कुतड़ेंगे तो ये सारे एंजाइम मुख में भोजन में ही मिल जाएंगे। जब सारे एंजाइम भोजन में मिल जाएंगे तो भोजन अच्छे से पाचन होगा। इसके अलावा लार एक श्लेष्म पदार्थ है। भाई सब लोग जानते हैं, लार को हम लोग थूक भी बोलते हैं भोजपुरी में। यह एक श्लेष्म पदार्थ है, और श्लेष्म पदार्थ क्या होता है, चिकना होता है। तो जब हम भोजन को मुख में कुतरते हैं तो ये जब भोजन अच्छे से मिल जाता है तो जिसके कारण यह ग्रास नली में आसानी से सरकता है, यानी हमारे गले में भोजन आसानी से सरकता है। आप लोगों ने अपने साथ कभी देखा होगा कि जब हम किसी जल्दी खाना खाते हैं तो भोजन कभी कभी गले में अटक जाता है। क्यों अटकता है, क्योंकि हम भोजन को अच्छे से नहीं कुचे हैं। अगर हम भोजन को अच्छे से कुतड़ेंगे, लार उसमें अच्छे से मिलेगा तो भोजन आसानी से गले में सरक जाएगा। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि भोजन कैसे करना चाहिए। अब ध्यान से देखिए,
तो श्लेष्म पदार्थ भोजन को ग्रासनली में क्या करता है, सरकाने में मदद करता है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मुख्य में भोजन का पाचन हो चुका। अब जो पाचन है वह कहाँ होगा, आमाशय में होगा। कहाँ होगा, आमाशय में। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर ले लीजिए, और बाकी का मैं आप लोगों को इस सारे पूरे चैप्टर का PDF अच्छे से अवेलेबल करा दूंगा, आप लोग नोट बना लीजिएगा। अगला टॉपिक, मुख में पाचन होने के बाद अगला मेरा टॉपिक जो है वह अब भोजन। ध्यान से, अगर हम फिगर तो बहुत अच्छा नहीं बनाते हैं, लेकिन देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे मुख था, अब यहाँ से ग्रासनली सरकता हुआ आएगा, और ग्रासनली सरकने के बाद अब भोजन जो है हमारा यहाँ से आमाशय में, किसमें आएगा, आमाशय में। ये हमारा आमाशय संरचना ऐसे होती है, ये आमाशय है। फिर आमाशय से यहाँ एक छोटी सी का ग्रहणी होती है, और फिर ग्रहणी के बाद छोटी नाड़ी होती है, तो ये बताएंगे। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर हम बात करें तो हमने भोजन को दांतों से उतार लिया, भोजन में लाल अच्छे से मिल गया। अब भोजन हमारा सरकता हुआ कहाँ आएगा, ग्रासनली में। तो ध्यान दीजिए, ग्रासनली में ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भोजन किस गति के कारण ग्रासनली में सरकता है, तो बोलेंगे क्रमाकुंचन गति। क्या कहेंगे, क्रमा, यानी क्रम से ये गति होती है। क्रमाकुंचन गति जब होती है, बुक में आप लोगों को चित्र दिया होगा कि जहाँ मान लीजिए है, तो जहाँ भोजन होगा वहाँ ये नली थोड़ा सा फूली होगी, और जहाँ भोजन होगा वहाँ दबी होगी। जैसे सपोज करिए, अगर यह मेरा हाथ है, ठीक है, मान लीजिए इसमें भोजन आ गया, तो यहाँ भोजन ये खुल गया, फिर आगे ये बंद हुआ, तो भोजन नीचे सरकेगा, फिर ये खुला, फिर ये बंद हुआ, फिर यहाँ, तो ये भोजन ऐसे गति करते हुए, ऐसे क्रमाकुंचन गति करते हुए भोजन नीचे सरक जाता है। तो देखें कि क्रमाकुंचन गति के द्वारा भोजन कहाँ आ गया, आमाशय। तो हमारा अगला जो हेडिंग है वह है आमाशय में पाचन। क्या है, आमाशय में भोजन का पाचन। तो देखिए, जब आमाशय में भोजन का हम पाचन करेंगे तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, आमाशय में भोजन का जब हम पाचन करेंगे तो सबसे पहले अगर हम ध्यान दें तो जैसे ही भोजन आमाशय में जाता है, तो आमाशय के बारे में समझते हैं, आमाशय क्या है। तो आमाशय की जो भीतरी दीवारें हैं वो जठर ग्रंथियों से बनी है। किससे बनी है, जठर ग्रंथियों से बनी है। आप लोग ये पढ़े होंगे कि जो ग्रंथि बनी होती हैं, जो ग्रंथि होती हैं, ग्रंथि का काम क्या होता है, किसी भी चीज़ का स्राव करना। जैसे हमारे शरीर में कई ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। एक ग्रंथि का आप लोग नाम सुने होंगे, पीयूष ग्रंथि, जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है। हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होता है। और जितनी भी ग्रंथि होती हैं, ग्रंथियों का काम केवल क्या है, ग्रंथियों का जो काम है, ग्रंथियों का जो काम है वह होता है किसी भी एंजाइम या हार्मोन्स का स्राव करना, किसी भी एंजाइम और हार्मोन्स का स्राव करना। तो देखिए, तो हम लोग हमने कहा कि जो हमारी आमाशय है, आमाशय की दीवारें किसकी बनी है, जठर ग्रंथियों का, और जठर ग्रंथियों का बनी है, ग्रंथि है तो किसी न किसी चीज का स्राव करेगा। तो हमारी जठर ग्रंथि की इसकी भीतरी दीवार जठर ग्रंथि की बनी है, अतः ये भी स्राव करता है किसका, जठर रस का। किसे स्राव करता है, जठर रस का। इसे हम इंग्लिश में गैस्ट्रिक जूस भी बोलते हैं। देखिए ध्यान से, तो हम जैसे ही हमारा भोजन कहाँ आता है बाबू, आमाशय में। तो जैसे ही भोजन आमाशय में पहुंचेगा, तुरंत तो जठर ग्रंथियां क्या स्राव करेंगी, जठर रस। क्या स्राव करेंगी, जठर रस। और इस जठर रस का कई कार्य है, मुख्य कार्य है, आइए समझते हैं। तो हमने कहा कि आमाशय से क्या निकलेगा, जठर रस निकलेगा, जठर रस। और इस जठर रस में आमाशय से निकलेगा जठर रस निकलेगा, जठर रस निकलेगा। और इस जठर रस में सबसे एक पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अर्थात HCl, जिसे नमक का अम्ल भी बोलते हैं। HCl क्या बोलते हैं हम लोग, नमक का अम्ल। तो HCl और दूसरा प्रोएंजाइम, क्या निकलेंगी, प्रोएंजाइम। तो देखते हैं, सबसे पहले हम कार्य पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे HCl अम्ल का, कि हमारे पेट में HCl अम्ल का काम क्या है, हमारे पेट में HCl अम्ल का काम क्या है। तो हमने कहा कि भोजन जैसे ही पहुंचता है तुरंत जठर रस स्राव होता है, और जठर रस में क्या होता है कि HCl अम्ल होता है। क्या होता है, HCl अम्ल होता है। और दूसरा प्रोएंजाइम होते हैं। क्या होते हैं, प्रोएंजाइम। तो हम पढ़ेंगे जठर रस HCl अम्ल के कार्य। तो HCl अम्ल का सबसे पहला कार्य जो होता है इसका भी वो भाई सेकेंड पहरेदार है। अगर जो जीवाणु कीटाणु अगर
लाइसोजाइम नहीं मार पाता है और वो अंदर आ जाते हैं, उनको मारने का काम कौन करता है? HCl। क्योंकि भाई ये तो एक प्रबल अम्ल है। अगर ये जान लीजिए कि आपके पेट में अगर कोरोना वायरस भी जाए तो HCl अम्ल से मार देगा। तो आप लोग कहेंगे सर जब HCl अम्ल पेट में कोरोना वायरस को मारने की क्षमता रखता है तो हमें, जब HCl अम्ल कोरोना वायरस को पेट में मारने का क्षमता रखता है तो हमने भी कहा कि HCl अगर पेट में कोरोना वायरस भी जाए तो उसे HCl अम्ल मार देगा। तो आप लोग कहेंगे सर तो फिर कोरोना क्या होता है? तो अगर कोरोना वायरस मुख के रास्ते खाएंगे तब तो वो ग्रसनी श्वास नली द्वारा फेफड़े में पहुंच जाता है। अच्छा फेफड़े में पहुंच जाएगा तो वहाँ तो HCl अम्ल है नहीं, और फेफड़े में जाकर पूरे फेफड़े में, जैसे वायरस क्या होते हैं, वायरस अगर वायरस को आप लोग अच्छा चलिए स्टेप बताते हैं। वायरस के बारे में आप लोग सुने होंगे कि वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। यानी वायरस सजीव का भी गुण दिखाता है, निर्जीव का भी गुण दिखाता है। तो जब तक वह किसी भी कोशिका के किसी भी होस्ट किसी भी जीव के संपर्क में नहीं आता है वो निष्क्रिय रहेगा, मरे हुए के समान। लेकिन जैसे ही वह किसी कोशिका के संपर्क में आता है अपने गुणन शुरू कर देता है, भोजन करना शुरू कर देता है, संख्या में वृद्धि शुरू कर देता है। तो हमने कहा कि कोरोना वायरस जब हमारे अंदर गया तो अगर पेट में गया तो मर जाएगा, लेकिन पेट के अलावा अगर कोरोना वायरस कहाँ पहुँच गया? फेफड़े में पहुँच गया श्वास नाल के द्वारा, तो फेफड़े में जाकर उसी कोशिकाओं से चिपक जाएगा और उसे तुरंत होस्ट मिलेंगे और ये अपने संख्या में वृद्धि करेगा। और संख्या में वृद्धि करते करते ये पूरे फेफड़े पे छा जाएगा। जब पूरे फेफड़े पे वो छा जाएगा तो हम सांस लेंगे तो वह सांस फेफड़े तक नहीं पहुंच पाएगा, जिससे हमें श्वास रोग दिक्कत होगी, न्यूमोनिया हो जाएगी या कोविड न्यूमोनिया होगी, तो फिर इलाज समय पर नहीं होगा तो डेथ कर जाते हैं। तो HCl अम्ल इतना सही खतरनाक होता है कि वह पेट के जो भी बाहर से बाहर जाएंगे उनको भी मारने की क्षमता रखता है। तो हमने कहा कि HCl अम्ल पहला काम क्या है कि बाहर से आए, पहला काम क्या है कि बाहर से आए जीवाणुओं को मारना। बाहर से आए जीवाणुओं को क्या करना बाबू? मारना, जीवाणुओं को मारना। दूसरा इसका काम क्या है? दूसरा काम क्या है? भोजन को सड़ने से बचाना, भोजन को सड़ने से बचाना। अब देखिए भोजन को सड़ने से बचाना। अब हम एक बात बता रहे हैं आपको। तीसरा यानी बाहर से आए जीवाणु को तो मारता है, साथ ही साथ इसका काम होता है भोजन को सड़ने से बचाना। तो हमने यही कहा कि जैसे भोजन आएगा तुरंत ये स्राव होगा और ये पूरे भोजन में मिलेंगे ताकि भोजन भी सड़े ना। और तो देखिए ध्यान से, भोजन को सड़ने से बचाना। आप लोग देखे होंगे कभी जब ज़्यादा लगन में भाई जाएंगे और फ्री में मिलता है तो खूब खा लेते हैं। जब खाएंगे तो क्या बनेगी? गैस देखते हैं आपको खट्टी ढकार आती होगी। जिस दिन आप अधिक भोजन कर लेते हैं आपको खट्टी ढकार आती है। क्यों? जब जाएंगे फ्री का पाएंगे ज़्यादा खा लेंगे, और जब ज़्यादा खा लेंगे तो क्या होगा? जब पेट में भोजन ज़्यादा हो जाएगा तो पेट अच्छे से पचा नहीं पाएगा, पेट अच्छे से पचा नहीं पाएगा। और जब क्योंकि पेट जो है हमारे भोजन को, ये जो आमाशय है भोजन को अंदर से ऐसे मथता है, ऐसे भोजन क्या करता है? मथता है। तो मथता है तो जब पूरा अगर पेट भर जाएगा तो कैसे मथेगा? अगर सपोज करिए अगर कभी किसी चीज कोई डिब्बे में, जैसे मान लीजिए किसी चीज़ को घोलना हो, मान लीजिए अगर आटा ही आप लोगों को गूंथना हो, अगर हम कोई एक पात्र ले रहे हैं, मान लीजिए एक टप ले लेते हैं, पूरे टप को आटा से भर दें, पूरा टप आटा से भर दें और उसके बाद क्या इसको गूँथिए, तो क्या कोई गूँथ पाएगा? पानी डालेंगे तो आधा आटा बाहर निकल जाएगा। या फिर अगर हम कह दें कि कोई प्लास्टिक ही है, कभी कभी हम लोग जब स्काउट गाइड करते हैं तो कभी कभी आटे प्लास्टिक के अंदर आटा समा जाता है, क्योंकि उसमें टास्क दिया जाता है कि आपको भोजन बनाना है बिना बर्तन का। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो प्लास्टिक होती है, पॉलीथीन होती है, पॉलीथीन में आटा डालते हैं, उसमें गूँथ देते हैं। तो अगर मान लीजिए पॉलीथीन में पूरा आटा भर दीजिए, अब उसके बाद गूँथ पाएंगे? झिल्ली फट जाएगी, नहीं फटेगी तो आसानी से हो नहीं पाएगा। उसी प्रकार जब हम अधिक भोजन कर लेते हैं तो ये हमारा पेट जो उसको अच्छे से मथ नहीं पाता है और ये एंजाइम अच्छे से मिल नहीं पाता है, तो भोजन का पाचन नहीं होता है। तो जब भोजन का पाचन अच्छे से नहीं होगा तो HCl अम्ल क्या करेगा भाई? HCl अम्ल का काम क्या है? भोजन को सड़ने से बचाना। अब तो तुम खा लिए, अब जिम्मेदारी किसको दे दिए? HCl अम्ल को। अभी बचाएगा कि खाना सड़े ना, और जब खाना नहीं सड़ेगा तो ये कब बचा पाएगा? जब अधिक मात्रा में छूटेगा। इसलिए जब हम अधिक खाना खा लेते हैं
तो भोजन न सड़ पाए, इसलिए HCl अम्ल पेट में ज़्यादा निकलता है। और जब HCl अम्ल पेट में ज़्यादा निकलेगा तो हमें मीठा मीठा दर्द होगा। अगर दर्द होता है पेट में, कभी भी देखिए जब ज़्यादा भोजन करेंगे तो आपके पेट में दर्द होगा, क्योंकि यही HCl ज़्यादा मात्रा में निकलेगा। और जब निकलता है तो भोजन में मिलता है ताकि भोजन सड़े न, और उस समय भी हमें खट्टी डकारें आती हैं, क्योंकि जब अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, और जब पेट में ज़्यादा मात्रा में अम्ल स्राव होगा और गैस बनेगा तो बाहर निकलना ही एसिडिटी होगा। HCl में छूटा तभी ना एसिडिटी होता है। तो जब एसिडिटी होगा तो हमें डकार कैसे आएगी? खट्टी आएगी। तो आप समझ गए कि अधिक भोजन करने से खट्टी डकार क्यों आती है? क्योंकि पेट में क्या छूटता है? HCl। जितने भी गैस की दवा जैसे हम लोग अगर लेते हैं तो क्षार लेते हैं, इनो लेते हैं, तीनों क्या है? वो बेस है। ये एसिड है तो बेस है, क्योंकि हम लोग पढ़े केमिस्ट्री में कि एसिड और बेस मिलकर क्या हो जाता है? न्यूट्रलाइजेशन होते हैं, उदासीनीकरण क्रिया करते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं। इसलिए जब गैस बनता है तो हम क्षार लेते हैं, मिलकर मैग्नीशियम भी ले सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, भोजन को सड़ने से बचाता है। देखिए एक अम्ल कितना कारगर है हमारे पेट में, और भोजन को सड़ने से बचाता है। और तीसरा चीज प्रो एंजाइम, हमने कहा कि एंजाइम भी निकलती है, तो प्रो एंजाइम को सक्रिय करता है। क्या करता है? सक्रिय करता है। इसका मतलब कि जो एंजाइम है जो अपना कार्य करेंगी, उन एंजाइमों को क्या करेगा? यह सक्रिय करता है। क्या करता है? सक्रिय करता है। इसे नोट कर लीजिए आप लोग, फिर हम इरेज करके प्रो एंजाइम के बारे में बताते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रो एंजाइम के बारे में। देखिए प्रो एंजाइम क्या क्या है। तो प्रो एंजाइम, अब HCl अम्ल मिलता है और प्रो एंजाइम को चेंज करके बना देता है एंजाइम। तो देखिए प्रो एंजाइम क्या कितने पाए जाते हैं? तो हमारे शरीर में पहला पाया जाता है प्रोपेप्सिन। क्या पाया जाता है? प्रोपेप्सिन। पहला पाया जाता है प्रोपेप्सिन। क्या यहाँ शॉर्टकट लिखते हैं, समझ में आएगा आप लोगों को। पहला प्रो एंजाइम जो पहला पाया जाता है वो पाया जाता है प्रोपेप्सिन। क्या पाया जाता है? प्रोपेप्सिन। दूसरा पाया जाता है प्रोरेनिन, और तीसरा पाया जाता है प्रोलाइपेज। क्या पाया जाता है? प्रोलाइपेज। आइए देखिए एक बात बताते हैं। अब यह जो प्रो एंजाइम जो होती हैं वो सक्रिय एंजाइम नहीं होती हैं, अभी ये कोई वर्क नहीं करेंगे। अब ध्यान दीजिए, सक्रिय एंजाइम नहीं होती हैं, लेकिन जैसे इनसे भी HCl मिलेगा, इनसे भी HCl मिलेगा, इनसे भी HCl मिलेगा, ये HCl इन प्रो को पेप्सिन में किस बदल देगा? पेप्सिन में। किसे बदल देगा? पेप्सिन में। रेनिन किस प्रोरेनिन किसे बदल देगा? रेनिन में। और प्रोलाइपेज को बदल देगा लाइपेज में। अब हमारी ये जो एंजाइम है यह सक्रिय हो चुकी है। क्या हो चुके हैं? सक्रिय हो चुकी है, और अब यह पाचन करना शुरू करेंगी। तो अभी तक तो भौतिक पाचन, अब यह कौन सा पाचन करेगा? रासायनिक पाचन। तो देखते हैं प्रोपेप्सिन का काम क्या होता है। तो इसे भी बना देंगे, इरेज कर देते हैं हम। तो पेप्सिन का काम जो होता है, देखिए पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। किसे पचाता है? प्रोटीन को। तो हम बताएंगे पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है, यानी पेप्सिन एंजाइम का काम क्या है? प्रोटीन को पचाना, प्रोटीन को छोटे अणुओं में तोड़ना। ठीक है, पेप्सिन को पचाना। एक मिनट, पेप्सिन हम गलती लिख दिए हैं, ये पेप्सिन ऐसे है। तो हमने कहा कि जब प्रोपेप्सिन से पेप्सिन मिलता है तो बनता है, तो पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। वहीं पे जो रेनिन है, ध्यान दीजिए, सामान्य जो प्रोटीन है, सामान्य भोजन का जो प्रोटीन है उसे पेप्सिन पचाएगा, लेकिन दूध का जो प्रोटीन है उसे रेनिन पचाएगा। तो दूध को फाड़ कर प्रोटीन का पाचन करता है, अर्थात
रेनिन का काम क्या है, दूध को फाड़कर प्रोटीन का पाचन करता है। और तीसरा हमारा लाइपेज है, क्या है हमारा लाइपेज। लाइपेज हमने कहा कि जहां भी आएगा वसा का पाचन करेगा, किससे पाचन करेगा, वसा का पाचन करता है। तो हम लोगों ने देखा कि बता दे रहा हूं जठररस में प्रोएंजाइम होते हैं जिसे HCl अम्ल मिलकर सक्रिय करता है पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज में। पेप्सिन का काम है सामान्य प्रोटीन को पचाना, रेनिन का काम है दूध को फाड़कर प्रोटीन को पाचन करना, और लाइपेज का काम है वसा का पाचन करना। अब देखिए ध्यान से, ये इसे जठररस जो है ना, कभी कभी आप लोगों ने डॉक्टर के मुख से सुना है कि खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। सही बात है, और न तो खाना खाने के पहले पानी पीना चाहिए, अर्थात खाना खाने के आधा घंटा पहले भी नहीं पीना चाहिए और खाना खाने के आधा घंटा बाद पानी पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम खाना खाने के, मान लीजिए खाना खाना है उसे 10 मिनट पहले पानी पी लेते हैं, तो पानी जाकर हमारे जठर ग्रंथियां हैं उन ग्रंथियों को शांत कर देता है और वो अच्छे से, वह ग्रंथियां अच्छे से रस का स्राव नहीं करती हैं। और जब हम तुरंत मान लीजिए पानी पिए खाना खाने से पहले, तो जठर जब अच्छे से नहीं निकलेगा तो क्या पेट में पाचन होगा? नहीं। और दूसरा, खाना खाने के बाद करेंगे तो क्या दिक्कत होगी? अगर हम खाना खाने के बाद पानी पी लेते हैं तो मान लीजिए पेट में, हमने बोला है कि मतकर भोजन को गुत्थी बनाता है, भोजन क्या करता है, गुत्थी बनाता है। जब खाना खाने के बाद मान लीजिए वो गुत्थी बना रहा है और हम उसमें पानी पी लेते हैं तो पूरा गुत्थी क्या होता है, फैल जाता है और अच्छे से पाचन नहीं हो पाता, जो आंतों में सड़ जाता है। तो खाना खाने के आधा घंटा से ज़्यादा पहले पानी पीना चाहिए और खाना खाने के बाद आधा घंटा पानी पीना चाहिए। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए आप लोग। अब हमारा जठररस में भोजन पच चुका है। अब यहाँ पे लगभग आधा भोजन पचकर ये सारी क्रियाएं होने के बाद, जितनी भी क्रियाएं होंगी, ये जठररस का आमाशय में क्रिया होने के बाद भोजन अधपचा हो जाता है, जो भूरे रंग, किस रंग का होता है, भूरे रंग का। अब हमारा भोजन पचकर कैसा हो गया है, भूरे रंग का। यहाँ से बोल देंगे भोजन पचकर कैसा हो गया है, भूरे रंग का। कैसा हो गया है, भूरे रंग का हो गया है। और अगर यह भूरे रंग का हो गया है तो इस भोजन को हम कहते हैं कायम। क्या कहते हैं, कायम। यानी अधपचे भोजन को क्या कहते हैं, हम कायम कहते हैं। और यह भोजन, अब यह भोजन आमाशय से पूरी क्रिया करने के बाद, लगभग ये सारी क्रिया 4 से 5 घंटा होती है आमाशय में। आमाशय से सारी क्रिया करने के बाद अब ये पहुंचेंगी ग्रहणी में। कहाँ पहुंचेंगी, ग्रहणी में, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को ग्रहणी के बारे में डीपली बताएंगे। थैंक यू। यदि आप लोगों का मेरा पढ़ाया हुआ वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करिए। और यदि कुछ कमी रह जाती हो वीडियो में, कुछ गलती हो जाता है वीडियो में, आप लोग कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसे पूरा सुधारने और आप लोगों को पूरा समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।